तो ये है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें अपन ने बेसिक देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो जिस इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल हो, मतलब dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, y3 y4 जो भी हो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जो भी हो, होना कंपलसरी है। उसके अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट हो तो भी चलेगा। अपना जो डिफरेंशियल है वो होना कंपलसरी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। उसके बाद अपन ने उसका ऑर्डर देखा था और डिग्री देखी थी। ऑर्डर क्या होता था, मैक्सिमम डिफरेंशियल को अपन उसका ऑर्डर बोल देते थे। सपोज करो d3y by dx क्यूब मैक्सिमम डिफरेंशियल है उसमें, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। मैक्सिमम डिफरेंशियल की पावर ही क्या हो जाती थी, डिग्री। बस बेसिक सी चीजें देखी थी अपन ने। उसके बाद अपन ने देखा था जो नेक्स्ट टाइटल था उसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, उसमें अपन ने क्या देखा था, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल्स टू उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर लोगे। तो उसी पे बेस्ड अपने क्वेश्चन चल रहे थे। लास्ट लेक्चर में एक दो क्वेश्चन हुए थे, अभी अपन उसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, y इक्वल्स टू c1 e की पावर c2x फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं मेरे को, एक तो c1 है और एक c2 है, तो दो बार डिफरेंशिएशन होगा। तो सॉल्यूशन में अपने पास y1 इक्वल्स टू c1 तो कांस्टेंट है, e की पावर c2x का डिफरेंशिएशन e की पावर c2x इनटू c2, यही होगा है ना, c2x का फिर से c2। अब जो c1 e की पावर c2x है, ये तो एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, ये तो y ही है, y ही तो है ये। तो मैं y1 इक्वल्स टू y इंटू c2 ऐसा लिख सकता हूं। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है अपने पास c1 और c2, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन होगा। फिर से डिफरेंशिएशन करो, y2 इक्वल्स टू c2 कांस्टेंट है, y1 का y का y1 है ना। y1 का मतलब क्या है dy by dx, y2 का मतलब क्या है d2y by dx स्क्वायर। अगर आपको पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हो, बट जो आंसर है उसमें से c2 हटना चाहिए। तो यहां से c2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y1 अपॉन y, वो वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो y2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y इंटू y1, तो ये y इधर आया, y2y इक्वल्स टू y1 स्क्वायर, मतलब y इंटू d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाई dx होल स्क्वायर। तो ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। सपोज करो उसने आपसे ऑर्डर और डिग्री भी पूछ ली होती, तो ऑर्डर कितना हो रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम डिफरेंशियल 2, तो ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2, और जो इसकी पावर है डिग्री वो कितनी है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर विच y इक्वल्स टू क्या, y इक्वल्स टू e की पावर mx इज सॉल्यूशन ऑफ, कौन सी किसका सॉल्यूशन हो, d3y माइनस 3 d2y माइनस 4 dy प्लस 12y इक्वल्स टू 0। तो m की वो सारी वैल्यूज बताओ जिनके लिए y इक्वल्स टू e की पावर mx इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये बस इसका रेसिप्रोकल है। मतलब इसने क्या बोला, ये अपने पास इसका एक सॉल्यूशन है, मतलब अपन को इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना। इसी का जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नया क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन सेम टू सेम है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे m की वैल्यू जो है ना नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है। नेचुरल नंबर में m की वो सारी वैल्यूज बताओ फॉर विच y इक्वल्स टू e की पावर mx इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी देखो अपन ने देखा हुआ है dy by dx भी बोलते हैं अपन, या फिर y1 भी बोलते हैं, या फिर dy भी बोलते हैं। तो ये जो कैपिटल dy है ना, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक बार डिफरेंशिएशन को। ये जो कैपिटल d3y है ये 3 बार डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल d2y 2 बार डिफरेंशिएशन को, है ना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में अपन ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है ये सब। तो इसका 3 बार डिफरेंशिएशन है ना, इस y का 3 बार डिफरेंशिएशन, तो d3y आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू मैं सीधा ही लिख रहा हूं। तो देखो e की पावर mx का 3 बार डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, m क्यूब इंटू e की पावर mx, ये तो होगा माइनस 3 इंटू 2 बार डिफरेंशिएशन, तो m स्क्वायर होगा e की पावर mx माइनस 4 dy, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन कितना हुआ m e की पावर mx प्लस 12, y की वैल्यू कितनी है e की पावर mx इक्वल्स टू 0। तो ये जो डिफरेंशिएशन है इसका 3 बार, 2 बार और 1 बार, वो मैंने पुट कर दिया। ये इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करना है। e की पावर mx सभी में से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना ये इज नेवर इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती है, ठीक है। ये जो फंक्शन है नेवर इक्वल्स टू 0।
हमेशा इसका जो आउटपुट होता है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, 0 से लेके इनफाइनाइट होता है, जिसमें 0 ओपन इंटरवल में होता है, क्लोज्ड में नहीं होता। तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता, मतलब ये वाला जो फैक्टर है ये 0 के इक्वल होगा। तो अभी अपन को ये सॉल्व करना है। m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सेटिस्फाई क्या कर रहा है, इसको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है आपको। कोशिश करो कि आपको एक फैक्टर मिल जाए इसका। तो अगर मैंने m इक्वल्स टू 2 पुट किया तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8 और प्लस 12। तो ये 12 पॉजिटिव नेगेटिव, 8 पॉजिटिव नेगेटिव, 0 हो गया ना, मतलब m इक्वल्स टू 2 इसका एक फैक्टर है। m इक्वल्स टू 2 फैक्टर है, तो फैक्टर क्या बनाएगा, m इक्वल्स टू 2 पुट करने पे सेटिस्फाई हुआ ना, ये 2 इधर आएगा तो m माइनस 2 एक फैक्टर होगा। अब सॉल्व करने का मेथड क्या था, m माइनस 2 m माइनस 2 m माइनस 2 तीन बार लिखते थे, m माइनस 2 m माइनस 2 और m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो मल्टीप्लाई करके यही बनाना है, तो m क्यूब बनाने के लिए m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, m स्क्वायर इंटू m क्यूब बन गया, m स्क्वायर माइनस 2 क्या क्या बना, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको सब समझ में आ जाएगा। m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर बना, पर कितना m स्क्वायर चाहिए, 3m स्क्वायर चाहिए, तो माइनस का m से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस m इंटू एम, माइनस का m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो ये हो गया 3m स्क्वायर कंप्लीट और ये भी कंप्लीट हो गया। तो दो टर्म अपने बन गए हैं। माइनस m इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2m, ये हुआ। पर कितना चाहिए, माइनस का 4m चाहिए, मतलब मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस 6 से। जब मैं माइनस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो माइनस का 6m होगा, तो ये दोनों बैलेंस होके क्या बना देंगे, माइनस का 4m। और ये जो माइनस का 6m है माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस का 12 बना देगा, मतलब ये हो गया कंप्लीट। m माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखो माइनस 6 इंटू 1, माइनस का 6 हुआ तो 3 और 2 इसके फैक्टर्स होंगे, m माइनस 2 इंटू m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। m कॉमन आया, m माइनस 3 प्लस का 2 कॉमन आया, m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो है m इक्वल्स टू 3 और माइनस 2 और यहाँ से m इक्वल्स टू 2, तो दो वैल्यूज मिलेगी अपन को। एग्जैक्टली वैल्यूज कितनी आई है, 3 वैल्यूज आई है m की, कौन कौन सी, 2 आई है, 3 आई है और माइनस 2 आई है। तो जो माइनस 2 है वो तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो ये काउंट नहीं होगा। ओनली दो ऐसी वैल्यूज होगी m की जिसके लिए y इक्वल्स टू e की पावर mx इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी कैटेगरी का है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ही हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू क्या होगी, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो y इक्वल्स टू e की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन हो, y2 माइनस 4y1 प्लस 4y इक्वल्स टू 0, इसका एक सॉल्यूशन हो। तो k की वैल्यू बताओ क्या क्या होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला जैसा ही, कुछ नहीं करना। y2 मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन, वो कितना हो जाएगा, e की पावर k प्लस 1 x इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा 2 बार डिफरेंशिएशन, माइनस 4 एक बार डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स इंटू k प्लस 1 प्लस 4, y की वैल्यू कितनी है, e की पावर x प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 हुआ। अब e की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स तो कॉमन आ रहा है, तो e की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा, k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 k प्लस 1 प्लस ये कितना हुआ 4, है ना, ये तो पूरा कॉमन आ गया, इक्वल्स टू 0। अब ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये तो कभी 0 की तरफ होगा नहीं, ये तो कभी 0 नहीं होगा, यही 0 हो सकता है। तो इसको सिंप्लीफाई करके अपन को k की वैल्यू बतानी है। अब देखो ये आपको सॉल्व करना आ सकता है, आई होप ये तो आप खुद कर ही लोगे, बट थोड़ी सी सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यही होगा। तो यहाँ से 4 से 4 तो कैंसिल आउट हुआ, ये कितना बचा आपके पास, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब ये तो क्या है, k माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू 1।
तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। अब जो ये है ना अपने पास, ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये पूरा एक्स वाई प्लेन है। ये एक्स वाई है, ये एक्स डैश वाई डैश है, ये एक्स डैश वाई डैश प्लेन हो गया, ये वाई डैश एक्स प्लेन हो गया, बट ऑल ओवर में बोल सकता हूँ पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाती है, अपन कंसीडर कर लेते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, यही होती है। अगर ऐसी कोई लाइन गई तो y इक्वल्स टू mx प्लस c हो जाएगा, यहाँ से पास हुआ तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे केसेस बन सकते हैं ना बहुत सारे, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, बहुत सारी लाइनें पॉसिबल हो सकती है। जनरल इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c कि सर ax प्लस by प्लस c नहीं सपोज कर सकते क्या, वो भी कर लो, पर उसमें ध्यान रखना आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 ही लेने हैं। यहाँ पे भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, 2 ही होंगे। या तो आप ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 ले लिया ना, तो यहाँ पे भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है ना वो 2 ही लेना, a और b ही कंसीडर करोगे, c को कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुए तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन y1 इक्वल्स टू क्या होगा, ओनली m, y2 इक्वल्स टू क्या हुआ 0, मतलब d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस प्रेजेंटेड इन एक्स वाई प्लेन। तो ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है, काफी सा सिंपल सा है। और बच्चों को क्या है प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, उनको क्या लगता है कि d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है, डिफरेंशियल होना जरूरी है, डिफरेंशियल है ना इसमें। dy बाई dx इक्वल्स टू 2 हुआ, dy बाई dx इक्वल्स टू 0 हुआ, वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने आपको एग्जांपल में लिखवाया है। कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, ठीक है। तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 1,1। तो जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू 1,1, तो उन सभी स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ जो कि 1,1 से पास होती है। सॉल्यूशन, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस फ्रॉम अ पॉइंट विद m स्लोप, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू m x माइनस 1, m की वैल्यू हम रहने दी और एक पॉइंट x1 y1 अपन को 1,1 दे दिया। तो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो आपको दिख रहा होगा, वो कितना होता है, कितना है यहाँ पे 1। और जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है ना, देखो ये स्पेशल कांस्टेंट है, ये ऐसा वैसा कोई कांस्टेंट नहीं है 2 3 4 जैसा, नहीं 2 3 4 तो एग्जिस्ट करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू है, बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। मतलब वो ना पूरा कांस्टेंट होता है ना पूरा वेरिएबल होता है, वो बीच में लटका हुआ रहता है, इस वजह से वो ज्यादा डेंजरस है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक है यहाँ पे, एक बार डिफरेंशिएट करना है तो y1 इक्वल्स टू m, ठीक है। बट m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, m की फॉर्म में तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की फॉर्म में तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन आती ही नहीं है, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो, तो y1 इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी होगी, y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। सो दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन, y1 मतलब dy बाय dx, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस। देखो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस, जो जिनका सेंटर कहां पे हो, y एक्सिस पे हो और पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन जो कहां से पास होते हो, ओरिजिन से पास करते हो। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो देखो कोई भी सर्कल जिसका सेंटर कहां पे हो, y एक्सिस पे होना चाहिए, तो y एक्सिस पे सेंटर हो, ये पूरी y एक्सिस है, तो सेंटर हमेशा y एक्सिस पे ही चाहिए, सेंटर हमेशा y एक्सिस पे होना चाहिए। और जो सर्कल है कहां से पास करना चाहिए, ओरिजिन से। मतलब सर्कल ऐसा बन सकता है क्या, सर्कल ऐसा बन सकता है क्या, सर्कल ऐसा बन सकता है, हाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, ऐसा ही बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, सभी का सेंटर y एक्सिस पे ही है और हमेशा कहां से पास कर रहे हैं, ओरिजिन से पास कर रहे हैं। अब देखो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में वैरायटी होती है, अभी अपन काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे। मतलब वो ऐसा भी बोलेगा कि y एक्सिस के पैरेलल लाइंस के पे सेंटर हो, तो अपन को इधर भी बनाने पड़ेंगे, वो भी अपन आगे देखेंगे। बट एक जनरल कंसीडर कर लो अभी आप, जैसे सपोज करो ये हुआ, तो इसका जो सेंटर होगा वो कितना हो जाएगा, सेंटर जो होगा वो 0, कोई भी कांस्टेंट a हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी a होगी, मतलब रेडियस a हुई और सेंटर कितना है 0, a। इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, यही होगी।
ये सेंटर है 0, और रेडियस कितनी है a, वही आई अभी देख लिया अपन ने। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, a के इक्वल ही होगी पूरी, क्योंकि वो पॉइंट 0, a है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना, 1। डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाएगी, बस सॉल्व कर लो। x स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देना विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा अपने पास 2x प्लस 2y माइनस a, 2y माइनस a, या तो ओपन कर लो पहले उसके बाद डिफरेंशिएशन कर देना, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है ना। अभी डिफरेंशिएशन थोड़ा सॉल्व करने के बाद कर देंगे अपन। तो इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल्स टू 0। तो देखो अगर किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक कैसे हो गया, दो नजर आ रहे हैं मेरे को तो, बट यहाँ पे पता चल गया कि हाँ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2x प्लस 2y y1 माइनस 2a y1 इक्वल्स टू 0। तो जो y1 कॉमन आया कितना बचा, 2y माइनस 2a इक्वल्स टू 2, तो पूरी इक्वेशन में से हट रहा है माइनस x। तो y1 इक्वल्स टू कितना आया, x अपॉन a माइनस y, ये निकल के आया है डिफरेंशियल इक्वेशन। बट यहाँ पे a तोड़ना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो होता ही नहीं है, तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। जैसे अपन इसमें से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 2ay इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ, तो a इक्वल्स टू कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। बस ये जो वैल्यू है अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, वी विल गेट अवर फाइनल आंसर y1 इक्वल्स टू, या फिर dy बाई dx इक्वल्स टू x अपॉन वो वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y माइनस y। बस इसको लिख देना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ आए होंगे आपको। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर्मेशन, क्योंकि कभी कभी फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता है। देखो 90% जो चांस है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन आने का, जो 90% चांस है वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से ही आएगा। 3-4 मेथड अभी अपन आगे पढ़ेंगे, 4 मेथड पढ़ेंगे। एग्जैक्टली तो 3 ही हैं, बट कभी कभी 4 भी कर देते हैं, उनको 5 भी कर देते हैं, एक मेथड में 2-3 और ऐड कर देते हैं। तो अपन भी ऐसा ऐड करके उसको 4 या 5 बना लेंगे। तो बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना सॉल्यूशन से आते हैं, मतलब ये फॉर्मेशन से बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है, बट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है श्योर क्वेश्चन आएगा, और जो अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन है और जो एरिया अंडर द कर्व है वहां से भी श्योर क्वेश्चन आएगा। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये जो 3 टॉपिक हैं इनसे मिला के। डिफरेंशियल इक्वेशन भी जरूरी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व, तीनों जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो टोटल है आपके 16 से 20 नंबर का टाइटल है, ये जो तीनों हैं। अब 16 से 20 नंबर में आपकी रैंक काफी परसेंटाइल जो है जेईई मेन के एग्जाम में काफी आगे पीछे जाएगी। तो अच्छे से पढ़ना इनको, श्योर क्वेश्चन आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो आगे चलते हैं, कुछ और फॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये अपने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है ना ये थोड़े लाइट लिखे हुए हैं, तो मैं हर एक क्वेश्चन पढ़ दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हैविंग एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, उन सभी पैराबोलास के डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ जिनकी एक्सिस क्या हो, एक्स एक्सिस हो। अब देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो देखो उसने क्या लिखा है, स्पेसिफिक लिखा है एक्स एक्सिस हो, पॉजिटिव। अब एक्स एक्सिस को अपन क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं कंसीडर करेंगे कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो, क्योंकि उस वैसे आप वैसा भी कंसीडर कर सकते हो, बस एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो या फिर नेगेटिव भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने भी पैराबोलास होंगे ना, जैसे वो ऐसा बना या फिर ऐसा बना या फिर ऐसा बना या फिर ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, मैंने नेगेटिव में भी बना दिया, ऐसा बन गया, तो बस एक्सिस क्या होना चाहिए, जैसे कोई भी पैराबोला बना, जैसे ये अपने पास पैराबोला बना, तो यही तो जो उसके फोकस से पास होता है और जो सेंटर से पास होता है वही तो उसकी एक्सिस होती है। तो ऐसा पैराबोला बनना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो और उसका जो सेंटर होगा ना, सेंटर हमेशा कहां पे होगा, सेंटर होगा अपना एक्स एक्सिस पे। सेंटर एक्स एक्सिस पे हुआ मतलब क्या होगा, सेंटर h, 0 यही होगा। तो इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, देखो जनरल इक्वेशन क्या होती है, जो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो उसकी जनरल इक्वेशन होती है y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस h, यही होती है। अब h, 0 से सेटिस्फाई करवा दो तो k तो 0 हो गया क्योंकि x एक्सिस है, y हमेशा 0 होता है वहां पे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, बस ये अपना आंसर हो जाएगा। और ये देखो a पे डिपेंड करेगा कि ये इधर खुलेगा या फिर इधर खुलेगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर नेगेटिव एक्सिस, तो अपन ने दोनों ही कंसिडर कर लिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 2y dy बाय dx इक्वल्स टू 4a हो जाएगा। फिर से डिफरेंशिएशन करो, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, y को छोड़ दिया, dy बाय dx होल स्क्वायर प्लस dy बाय dx को छोड़ दिया, है ना, मैंने y को छोड़ दिया तो सॉरी dy बाई dx को छोड़ दिया तो y का dy बाई dx, तो dy बाई dx इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने यहाँ पे y को छोड़ दिया, y को छोड़ दिया तो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन d2y बाई dx स्क्वायर, बस हो गया, है ना। 4a तो 0 हो जाएगा, तो ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब y1 स्क्वायर प्लस 2 y2 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास हैविंग एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, हैविंग एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, तो उन सारे के सारे पैराबोलास की इक्वेशन बताओ जिनकी एक्सिस क्या हो, y एक्सिस के पैरेलल हो। तो अभी देखो ये है अपने पास x एक्सिस और ये है y एक्सिस, तो ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है सारी की सारी, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो जो पैराबोला है ना उसकी एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। पॉजिटिव y एक्सिस के पैरेलल हो या नेगेटिव y एक्सिस के पैरेलल हो, डजंट मैटर, मतलब ऐसा ही बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, सर ऐसा ही बना दो, ऐसा ही बना दो, है ना। किसी की इच्छा ऐसा बनाने की हो रही है तो सब जिसको जैसी मर्जी है वैसा पैराबोला बनाओ और सोचो उसके बारे में, हाँ ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, बस एक्सिस जो है ना y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। हो गया। तो देखो सेंटर अगर यहाँ पे है तो 0,0 होगा, यहाँ पे सेंटर अलग होगा, यहाँ पे सेंटर अलग होगा, यहाँ पे सेंटर अलग होगा, मतलब जो सेंटर है उसको तो मेरे को h, k ही लेना पड़ेगा क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है। अब जो 4a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब जो y एक्सिस के सिमेट्रिक वे में खुलता है वो पैराबोला होता क्या है, x की डबल पावर होती है, y की सिंगल पावर होती है, मतलब x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4b y माइनस के, यही होता है y एक्सिस के सिमेट्रिक। तो h और k तो है ही सही, b भी है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4b y माइनस के। अब यहाँ पे तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है कि सर b को कैसे कंसीडर कर लिया आपने, देखो h और k की वैल्यू भी चेंज हो रही है, b भी तो चेंज हो रहा है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो तीन बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कर दो। एक बार डिफरेंशिएशन में 2 इंटू एक्स माइनस एच हो जाएगा इक्वल्स टू 4 भी तो कांस्टेंट है, dy बाय dx। फिर से डिफरेंशिएशन कर दो तो 4 भी तो कांस्टेंट है, dy बाय dx का d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। फिर से कर दो d3y बाय dx क्यूब इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, फिर 4b भी 0 के लपेटे में आके क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब 0/4b भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, d3y बाय dx क्यूब इक्वल्स टू 0। यस, d3y बाय dx क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। बहुत सारे बच्चे समझते ही नहीं है कि सर dy बाय dx इक्वल्स टू 0 थोड़ी ना डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, कैसे नहीं हुई, इक्वल्स टू कांस्टेंट में कुछ भी होना चाहिए। हाँ, बट अगर ऐसा हो गया ना dy बाय dx इक्वल्स टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अगर ऐसा दे दिया क्वेश्चन में तो फिर ये इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखना, पॉइंट बना के लिख लेना। अगर एनी डिफरेंशियल इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करके लिख लेना। मैं पहले बताना भूल गया, आपको पहले लेक्चर में बताना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ध्यान रखना। देखो जब भी अपन ने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किया तो उसमें से भी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाया ना। अभी मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में क्या बोला था
ना तो ये कांस्टेंट है ना तो ये वेरिएबल है, ये बीच में है, बीच में लटका हुआ है, ये ना वेरिएबल होता है ना कांस्टेंट होता है, तो इसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते। मतलब अगर dy by dx इक्वल्स टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुआ या फिर d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुआ, उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन कतई नहीं बोल सकते। बट अभी जैसे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी अपन ने क्या किया था, जैसे सपोज करो dy by dx इक्वल्स टू x अपॉन c आ गया, सॉल्व किया, तो ये c यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, तो अपन को हटाना पड़ता था ना ये c की वैल्यू अपन क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ करके हटाते थे, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनल निकालते थे। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस विच आर नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस विच आर नॉट परपेंडिकुलर, जो कि लंबवत ऊर्ध्वाधर नहीं हो, परपेंडिकुलर नहीं हो। अब देखो अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर हुई ना, अब परपेंडिकुलर के बहुत सारे सेंस होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब यहां पे क्या है, देखो m इक्वल्स टू tan थीटा, तो m इक्वल्स टू tan 90, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री, तभी तो वो परपेंडिकुलर होगी। तो m इक्वल्स टू tan 90 मतलब 1/0, नॉट डिफाइन, मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस c में अगर m की वैल्यू, अगर mx प्लस c में m की वैल्यू, यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई 1/0, तो y इक्वल्स टू x अपॉन 0 प्लस c, ऐसा हो जाएगा ना, मतलब x इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आएगी अपनी सारी की सारी परपेंडिकुलर लाइन की। बट ये वाला तो केस बताना ही नहीं अपन को, तो m की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट डिफाइन नहीं होनी चाहिए। तो बाकी सारे केसेस में m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस c सही है। मतलब यही आपको इक्वेशन कंसिडर करनी है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। बस ये वाला केस ही नहीं लेना है, तो वो वाला केस पे m नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, जब m की वैल्यू 1/0 हो रही है तो m तो नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है, बाकी नॉर्मल केसेस में तो मैं m ले सकता हूं, तो नॉर्मल केसेस मैंने कंसिडर कर लिए। तो यही हुआ। अब ये क्वेश्चन तो अभी देखा था, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कितनी आई थी इक्वेशन, d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये अपना आंसर था इस क्वेश्चन के लिए। या तो किसी ने अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 भी कंसिडर कर लिया है, तो भी अपन क्या करेंगे, जैसे मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन में c का डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। नहीं, अब ये वाला मेथड भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अपना क्या हुआ था, एक सर्किल में भी तो मैंने आपको बोला था x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये तो यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। रेडियस जो है कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसमें 3 मत लिख देना, सॉल्यूशन में 3 मत निकाल देना, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ध्यान रखना इसमें भी। और यहाँ पे भी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, आप वही कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने पूरी इक्वेशन में डिवाइड बाय सी, पूरी इक्वेशन में सी का डिवाइड किया, तो a अपॉन सी एक्स प्लस b अपॉन सी वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये कितना हुआ, ये हुआ अपने पास a अपॉन सी एक्स प्लस b अपॉन सी वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, बट 1 तो एग्जैक्टली कांस्टेंट है, तो इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा अपना, फाइनल आंसर होगा अपना, हाँ ठीक है, मेरे को लगा वॉल्यूम वाला कनेक्टेड नहीं है, बट कनेक्टेड है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो 1 को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन भी निकल के आता है। मैंने फर्स्ट में आपको समझाया नहीं था, शायद फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि जो सर्किल की जनरल इक्वेशन है उसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, आगे चलते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ऑल द कॉनिक सेक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ऑल द कॉनिक सेक्शन विच हैव सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, तो उन सभी कॉनिक सेक्शन का के डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन। तो देखो कॉनिक सेक्शन जो है ना, कॉनिक सेक्शन में अपन 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन यूज करते हैं। जिसने अगर कॉनिक सेक्शन पढ़ा हुआ हो या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो वहां पे मैंने पूरा बताया हुआ है। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये जो सेंटर होता है ना,
ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो सेंटर होता है वो g माइनस जी कोमा माइनस एफ यही लेते थे। तो अगर सेंटर ही 0,0 हो गया है तो g और f वाले x और y हट जाएंगे, तो अभी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस c इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन में c का डिवाइड कर दो तो a अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी वाई स्क्वायर प्लस 2h अपॉन सी एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 है ना। 1 तो एग्जैक्टली कांस्टेंट है, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ऑर्डर पूछा था तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने को बोले तो 3 बार डिफरेंशिएशन कर देना, आंसर आ जाएगा। वो ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ओनली ऑर्डर पूछा था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, उस पर चलते हैं। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन विच आर एट 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन, है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन विच आर एट 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो उन सभी स्ट्रेट लाइंस की डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ जो कि ओरिजिन से क्या हो, 1 यूनिट डिस्टेंस पे हो। तो ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहा है। ये अगर अपनी जनरल स्ट्रेट लाइन हो गई ना, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1। जनरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात होती है, ऐसे नहीं कि सर ये ऐसे जाके डिस्टेंस कंसीडर करो, नहीं ऐसा नहीं होगा। ओरिजिन मतलब डिस्टेंस की बात करें ना तो 99% क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात होती है, अदरवाइज क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे। तो अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा केस बनेगा। यहाँ पे केस समझ में आ गया। अब देखो एग्जैक्टली जब अपन ने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, मतलब ये है 1, तो अपन ने पढ़ा था ये वाली जो फॉर्म है ना, इसको अपन ने पी अल्फा फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म बोला था। तो मैं वो वाली फॉर्म सीधी यूज कर रहा हूं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, जहां पे p क्या होता था, p लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। सो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू 1 विल बी द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर दिस। अब यहाँ पे जो अल्फा है इक्वल्स टू 1, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, a के आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है अपन को अल्फा। तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो x को छोड़ दिया, सॉरी cos अल्फा तो कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, प्लस sin अल्फा कांस्टेंट है, y का dy बाय dx इक्वल्स टू 0। तो जो dy बाय dx है वो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस अपॉन साइन माइनस का कॉट अल्फा। तो ये dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस कॉट अल्फा। बट अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये चेंज करना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है ना वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन थी अपनी, ये वाली इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू 1। पूरी इक्वेशन में मेरे को कॉट बनाना है, तो पूरी इक्वेशन में साइन का डिवाइड करूंगा क्योंकि मेरे पास कॉट अल्फा की वैल्यू है ना, dy बाय dx। तो फाइंड आउट करने के लिए पूरी इक्वेशन में मैंने क्या किया, साइन का डिवाइड कर दिया। तो x cot अल्फा प्लस y इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन अल्फा, मतलब कितना हो गया, cosec अल्फा, है ना। तो पूरी इक्वेशन में अपन ने साइन अल्फा का डिवाइड किया है, तो cos अपॉन साइन कॉट बन गया, साइन अपॉन साइन 1 हो गया, 1 अपॉन साइन cosec अल्फा हो गया। अब अपन को पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर अल्फा होता है। तो जो cosec है उसको भी अपन को फिर से कॉट में चेंज करना है। तो देखो x cot अल्फा प्लस y इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, मैं ऐसा लिख सकता हूं बस। कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस dy बाय dx या फिर माइनस y1। तो माइनस xy1 प्लस y इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस, है ना, माइनस y1 का स्क्वायर तो क्या होगा, y1 स्क्वायर, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हुआ। तो 1 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस xy1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ऐसा। डिग्री और ऑर्डर अब आप बता सकते हो, नहीं समझ आ रहा तो देखो 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस x dy बाय dx का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम डिफरेंशियल यहाँ पे dy बाय dx ही है,
तो जो ऑर्डर है वो तो 1 हो गया, डिग्री कितनी होगी, मैक्सिमम डिफरेंशियल की पावर, तो dy बाई dx की मैक्सिमम पावर यहाँ पे भी 2 होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा तो यहाँ पे भी 2 होगी। तो आंसर क्या हुआ, जो डिग्री है वो तो कितनी हुई अपने पास 1, सॉरी डिग्री 2 हुई, और जो ऑर्डर है वो कितना हुआ यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये थे अपने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो आई हैव अ प्रोडक्ट विच इज टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर। अब जो लेटेस्ट प्रोडक्ट आ गया है वो है टॉपिक वाइज टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके जरूर चेक करना। थैंक यू।